हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं। हम लोग बिहार एग्जाम्स के को टारगेट करके, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद बिहार एसएससी, ठीक। तो इन सारी एग्जामों को टारगेट करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें को हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको वीडियो का पता चलेगा कि आप लोगों को कितना इस वीडियो से फ़ायदा होगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक ना। आप लोग वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन ही करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ध्यान रखिएगा, उनका जो वो जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक ना। क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और एक चीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक। क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है और हिम्मत देता है और मोटिवेशन देता है। तो आप अपना एक लाइक ज़रूर दें और हमारी हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो अपना ऑप्शन ए है लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या बोधगया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो आइए हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखो, जो बौद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ईसा मसीह के जन्म जन्म के पहले को जो समय को डिनोट किया जाता है उसे ईसा पूर्व में, और उनके बाद के समय को ईसवी में। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। ध्यान रखिएगा, जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु, ठीक ना, कपिल वस्तु में शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन था और ये शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक ना। इनके माता का नाम था महामाया, ठीक ना। माता का नाम था महामाया, और जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। तो इस ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन गया है कि जो इनकी माता है किस वंश से संबंधित है? तो कोलीय वंश। ध्यान रखिएगा, कोलीय वंश। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और इनका पुत्र का नाम राहुल, ठीक ना। पत्नी कौन है? यशोधरा, और इनके पुत्र राहुल है। इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो इन्होंने गृह त्याग किया था, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में। और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसे निर्वाण कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो निर्वाण कहा गया। और इनको कहाँ पर मिली थी? तो ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। ये बोध गया में, ये बिहार में बोध गया है, आप सभी को पता होगा। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे। तो 35 वर्ष की अवस्था में तपस्या के फलस्वरूप इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिन्हें कि बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ श्रीपतनम में दिया था। ऋषिपतनम, सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक ना। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अब देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछेगा कि बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में, ठीक ना। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण काफी इंपॉर्टेंट। बौद्ध के जो मृत्यु है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख सिद्धांत एवं शिक्षाएं, बौद्ध के प्रमुख सिद्धांत एवं शिक्षाएं। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, ठीक है। 4 आर्य सत्य दिए थे। तो एक क्या है? तो उन्होंने कहा था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा यानी कि इच्छा है, और दुख का मतलब निवारण संभव है। और निवारण हेतु उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, ठीक ना। पूछेगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म में बौद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य दिए थे। संसार दुखमय यानी कि संसार जो है यहाँ पर सभी लोग दुख में हैं, और दुख का जो कारण है इच्छा है, ठीक ना। दुख का कारण क्या है? इच्छा है। और दुख का निर्वाण
निवारण संभव है, ठीक ना। दुख का जो निवारण है ना वो संभव है। और निवारण हेतु क्या है कि अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया था। निवारण हेतु क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। देखिए उनका अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रम, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और समाधि। ये उनके अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि मतलब कि आपका जो देखने का तरीका है वो सही होना चाहिए। संकल्प, आप जो संकल्प लेते हैं वो उस पर डटे रहना चाहिए। आपका कर्म अच्छा होनी चाहिए। आपकी जो बोलते हैं, वाक मीन्स क्या होता है, आप जो बोलते हैं तो अच्छा बोलने बोलने चाहिए हमेशा। आजीविका यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जिससे आपका भरण पोषण या फिर परिवार के लिए जो जहाँ से आप काम करके क्या करते हैं कि कुछ धन प्राप्त करते हैं जिससे कि घर परिवार चलता है, उसे आजीविका कहा जाता है। और व्यायाम, स्मृति, ये सभी क्या है कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। क्या, किस लिए? तो दुखों से निवारण के लिए। और देखिए पूछे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन पूछेगा तो बौद्ध धर्म अनिस अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर के को ना मानने वाला। बौद्ध धर्म क्या थे? तो ये लोग ईश्वर को ना मानते थे। और अनात्मवादी यानी कि आत्मा को ना मानने वाला, ये आत्मा को भी नहीं मानते थे लेकिन यह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म क्या था? तो ये ईश्वर के ना मानने वाले थे और ये आत्मा को भी ना मानने वाले थे, लेकिन इन लोगों को क्या था कि पुनर्जन्म में विश्वास था। भाषा, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में। तो क्वेश्चन बन सकता है, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अब देखिए महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां, महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 बीसी में और ये पाटलिपुत्रा में और मौलिपुतुस की अध्यक्षता में और अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये 72 एडी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में और वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन काल में। तो आप लोग बौद्ध संगीतियां सभी ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन बनता है। अब देखिए त्रिपिटक, प्रमुख साहित्य एवं संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य एवं संप्रदाय देखते हैं तो पूछेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, जिसमें कि नियम, जो बौद्ध धर्म के नियम है उसका संकलन है किसमें? विनय पिटक में। सूत पिटक, इसमें बौद्ध के उपदेश है। सूत पिटक में क्या है? बौद्ध के उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का संकलन है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कथाएं, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां को जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक ना। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। प्रमुख संप्रदाय, तो आप सभी को पता ही है जो बौद्ध धर्म है ये 3 शाखाओं में बट गया था, हीनयान, महायान और वज्रायन। बुद्ध को महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे ये क्या करते थे कि बुद्ध को महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन महायान के लोग क्या करते थे? बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति पूजा करते थे। वही वज्रयान तंत्र मंत्र पर आधारित था। वज्रयान जो शाखा था ये तंत्र मंत्र पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा जो बौद्ध धर्म है ये 3 शाखाओं में विभाजित हुआ था, हीनयान, महायान और वज्रायन। अब देखिए जीवन की घटनाओं के प्रतीक, उनके जीवन की घटनाओं के प्रतीक भी पूछ लेता है बौद्ध के। तो देखिए जन्म का जो प्रतीक है कमल और सांड, बौद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, जो पीपल के नीचे उन्होंने तपस्या किया था। प्रथम उपदेश का प्रतीक पूछेगा तो चक्र हो जाएगा। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है। उनके मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित पुस्तक है? कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर आधारित पुस्तक है? अर्थशास्त्र, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धार्मिक रीति रिवाज, मौर्यकालीन विदेश व्यापार। तो जो सभी को पता होगा अर्थशास्त्र जो बुक है ये कौटिल्य द्वारा रचित है। तो ये जो है मौर्य साम्राज्य के शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। आप लोग को पता है ये जो कौटिल्य हैं इनका अन्य नाम क्या क्या है? तो विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है और भारत का मैकियावेली, ये सभी किनको कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और तक्षशिला के आचार्य थे। ये मौर्य साम्राज्य के टाइम पे क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और तक्षशिला के आचार्य थे। ध्यान रखिएगा। प्रमुख ग्रंथ यानी कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो अर्थशास्त्र है और इसमें राजनीति और प्रशासन का वर्णन है। मौर्य साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन का वर्णन है और ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में है। इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, ठीक ना? सप्तांग राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिया था, ठीक ना? देखो वो कौन कैसे? तो जो स्वामी यानी कि राजा हो जो होता है ये अंगों से तुलना किया था, ठीक ना? ये जो सप्तांग सिद्धांत है राज्य के, इनको क्या किया था कि शरीर के अंगों से तुलना किया था। तो जैसे कि स्वामी यानी कि राजा जो होता है उसको सिर से तुलना किया था। अमत यानी कि मंत्री को आंख से तुलना किया था। उसके बाद जनपद यानी कि क्षेत्र या जनसंख्या को कैसे? तो जंघाएं से तुलना किया था। दुर्ग यानी किला को भुजाएं से तुलना किया था। कोष यानी धन को मुख से तुलना किया था। दंड या बल जिसे सेना कहा जाता था उनको मस्तिष्क से तुलना किया था। मित्र या दोस्त को कान से तुलना किया था। तो ये सप्तांग सिद्धांत किनका है? तो ये कौटिल्य का है और इन्होंने क्या किया था? शरीर के अंगों से तुलना किया था। उसके बाद इनके कूटनीति के बारे में जान लेते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि इनके कूटनीति की वजह से ही ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये क्या किए थे? घनानंद को हराकर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो इनका जो मुख्य योगदान था कौटिल्य को ही था। तो ये साम दाम दंड भेद और मंडल सिद्धांत यानी कि विदेश नीति, इन सभी का ज्ञान इनको था, ठीक ना? साम दाम दंड भेद यानी कि किसी राज्य पर कब्जा करने के लिए ये सभी नीतियों को अपनाते थे। साम दाम दंड भेद और मंडल सिद्धांत जिसे विदेश नीति कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य नंद वंश के घनानंद का विनाश और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। जैसा कि अभी मैंने बताया जो नंद वंश के घनानंद था उसको क्या किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वारा इसका अंत करवा दिए थे, ठीक। विशेष गुप्तचरों को गौड़ पुरुष कहा। इन्होंने गुप्तचरों को क्या कहा? तो गौड़ पुरुष कहा था। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो सारी चीजें क्या था? कौटिल्य से संबंधित सारी चीजें जो सभी इंपॉर्टेंट था, सभी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए और पढ़िए, ठीक ना? आप लोग के लिए एकदम ये जो वीडियो है ना, मतलब जीके जीएस का पोर्शन आप लोग का एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम लोग का फैमिली जो है कि बड़ा हो जाए, ठीक ना? हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के जो धम्म नीति था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का सैन्य विस्तार, ब्राह्मणों की शक्ति को बढ़ाना, सामाजिक सद्भाव और नैतिक उत्थान, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण। तो अशोक के जो धम्म नीति था इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये सामाजिक सद्भाव और नैतिक उत्थान। आप सभी को पता ही होगा ये क्या किए थे कि कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति को अपना लिए थे, यानी कि ये युद्ध वगैरह सारे चीज छोड़ दिए थे और ये धम्म नीति को अपना लिए थे। तो ये एक चीज से क्या हो जाएगा कि सामाजिक सद्भाव यानी कि समाज के लिए ये सदा के मतलब कि अच्छा भाव रखना शुरू कर दिया था और नैतिक उत्थान पर ये कार्य कर रहे थे। जैसे कि देखिए अभी हम लोग अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा क्या सभी चीजें जान लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अशोक देखो ये प्राचीन भारत में अशोक से काफी प्रश्न बनता है तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे। अशोक इसका जो कार्यकाल था 269 से लेकर 200
32 ईसा पूर्व, ठीक ना, 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व। अब देखो इनको अशोक को उपाधि मिला था देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक, ये सभी किसका नाम था? अशोक का। तो जैसे कि देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, इस नामों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो शिलालेखों में मिलता है। अब पूछेगा जो अशोक इसका नाम था अशोक का, तो ये किस अभिलेख में इसका नाम मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मस्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक का अशोक नाम मिलता है। मस्की और गुर्जरा अभिलेख, मस्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है कि अशोक का अशोक नाम मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध अशोक द्वारा कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक ना। कलिंग युद्ध अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इसका वर्णन जो है ये 13वें शिलालेख में है, ठीक ना। इसका वर्णन किसमें है? तो 13वें शिलालेख में। और इसके बाद भोरी घोष त्याग कर धम घोष अपनाया था, ठीक ना। भोरी घोष त्याग कर धम घोष, यानी कि युद्ध वगैरह को छोड़कर इन्होंने क्या कर लिया था? तो ये धम घोष को अपना लिया था। धर्म, ये बौद्ध धर्म अपनाया और दीक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा तो अशोक ने किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था। किससे? उपगुप्त से। तो कौन से धर्म अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म। और प्रचार हेतु पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजे थे? तो श्रीलंका। और पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। धम्म, नैतिक नियमों की संहिता प्रचार के लिए धम्म महामात्र अधिकारी नियुक्त किए। तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र अधिकारी भी नियुक्त किए थे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शिलालेख, इनके जो शिलालेख की खोज किया था वो पाद्रेटी टीन फेथलर, जो कि 1750 में। अशोक के शिलालेख का खोज कौन किया था? तो पाद्रेटी टिनफेंथेलर, जो कि 1750 में। और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख को कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? तो 1837 में। और भाषा, जो शिलालेख अशोक ने लिखवाया था वो किस भाषा में लिखवाया था? अब भाषा जो था ये, एक सेकेंड, प्राकृत भाषा जो था ये प्राकृत था, लेकिन लिपि पूछेगा तो जो भारत में शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक का जो शिलालेख भारत में है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी में है। और नॉर्थ वेस्ट भारत यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में जो शिलालेख हैं वो खरष्टी लिपि में है। और अरमाइक और ग्रीक, जो अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख हैं वो क्या है कि अरमाइक और ग्रीक क्या बोलते हैं कि लिपि में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकांश जो शिलालेख है अशोक के वो किस में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। और खरष्टी जो है ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो शिलालेख है वो खरष्टी में है। और अरमाइक और ग्रीक, अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख है वो अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है। अब देखिए प्रमुख अभिलेख हम लोग देख लेते हैं अशोक के। जो 13वां अभिलेख या फिर शिलालेख कहो तो ये इसमें कलिंग युद्ध और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। 13वां शिलालेख में क्या है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। सातवां शिलालेख में सबसे लंबा शिलालेख, ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो 7वां शिलालेख। उसके बाद रुमनदेई शिलालेख, ये लुम्बिनी यात्रा और टैक्स कम करने का उल्लेख यहाँ पर है। अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा और टैक्स कम करने का उल्लेख किसमें है? तो रुमनदेई अभिलेख में है, रुमनदेई शिलालेख में है, ठीक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। योगदान, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में और सांची का स्तूप का निर्माण और सारनाथ में स्तंभ, जो कि भारत का राजकीय चिन्ह है। देखिए अशोक ने क्या क्या किया था? तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में कौन करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। और सांची का स्तूप का निर्माण भी कौन करवाया था? अशोक ने ही करवाया था। और सारनाथ में स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। और यही भारत का राजकीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ, आप लोग को पता होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन,
ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक है। तो किसने सिजदा और पापोस प्रथाएं शुरू की थी? सिजदा जो होता था ये सुल्तान को झुककर सलाम किया जाता था, और पापोस जो होता था ये सुल्तान का पैर चूमना। तो ये जो प्रथा था ये किसने शुरू किया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक ना, गयासुद्दीन बलबन ने ये प्रथा को शुरू करवाया था। अब देखिए बलबन के हम लोग शासन काल को देखते हैं, इसने क्या क्या किया था, ठीक ना, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, काफी सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखो इसका जो शासन काल था ये 1266 से लेकर 1286 तक ये शासन किया था। कहाँ पर? तो दिल्ली सल्तनत पर, 1266 से लेकर 1286 तक। और इसका मूल नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। मूल नाम क्या होगा? बहाउद्दीन। और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन कौन था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। और इसका वंश पूछेगा तो ये इलबरी तुर्क वंश यानी कि गुलाम वंश का ये शासक था। इलबरी तुर्क इसका वंश था। इसके प्रमुख नीति तो यह लौ एवं रक्त की नीति, विद्रोहियों के प्रति कठोर। लौ एवं रक्त की नीति किसने शुरू की थी? तो बलबन ने ही। और यह विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति था, ठीक ना, विद्रोहियों के प्रति कठोर नीति था। राजनीतिक सुधार, इसने राजनीतिक सुधार क्या किए? तो इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्क ए चिहलगानी, ये ध्यान रखिए, तुर्क ए चिहलगानी का किसने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश में। इसमें क्या था? तो 40 गुलामों का दल था। तुर्क ए चिहलगानी क्या था? तो 40 गुलामों का दल था। इसका गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने। इसको समाप्त कौन किया? तो बलबन ने। तुर्क ए चिहलगानी का ध्यान रखिएगा, गठन कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त कौन किया? तो बलबन ने। राजत्व सिद्धांत, राजा को जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया और नियाबत ए खुदाई ईश्वर की प्रतिनिधि बताया। इसने क्या कहा था? तो राजा को जिल ए इलाही मतलब कि ईश्वर की छाया और नियाबत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। दरबारी शिष्टाचार, इसने सजदा यानी कि घुटने टेक कर, जैसे मैंने बताया घुटने टेक कर क्या करते थे? प्रणाम। किसको? तो सुल्तान को। और पाबोस, ये सुल्तान का पैर चूमना। पाबोस का मतलब होता था सुल्तान का पैर चूमना। इसकी ये किसने शुरू की थी? तो बलबन ने। अब देखिए ये फारसी परंपरा का प्रसिद्ध त्योहार नवरोज शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, नवरोज जो त्योहार है फारसी प्रथा का है, ये किसकी शुरुआत किसने करवाया था? तो बलबन ने ही। सैन्य विभाग, इसके सैन्य विभाग की बात करें तो सेना के लिए अलग विभाग जिसे दीवान ए आरिज की स्थापना। पूछता है ये जो दीवान ए आरिज था ये क्या था? सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो बलबन ने। आगे से ध्यान रखिएगा, दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग है और इसकी स्थापना कौन करवाया था? तो बलबन ने। गुप्तचर विभाग तो जासूसी के लिए बरीद नियुक्त किया था। कौन? तो बलबन। गुप्तचर विभाग में जासूसी के लिए बरीद नियुक्त कौन किया था? तो बलबन ने। ब से बरीद, ब से बलबन। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंगोल आक्रमण, इसी के समय मंगोल आक्रमण होता है। किसके समय? तो बलबन के समय। मंगोलों के खिलाफ सीमा सुरक्षा नीति अपनाई और इसी दौरान उसका पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया था। तो ये मंगोलों के खिलाफ कौन सा नीति अपनाया था? ध्यान रखिएगा, सीमा सुरक्षा नीति। और इसी आक्रमण के दौरान क्या हुआ था? इसका पुत्र जो शहजादा मोहम्मद था मारा गया था। अब देखिए ये गुलाम वंश के शासक था, ठीक ना, गुलाम वंश के शासक था। तो गुलाम वंश के हम लोग बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुलाम वंश जो था ये 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। इसके संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब स्थापना किया था? तो 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान ख्वानी भी कहते हैं। लाख बख्श यानी कि ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। और कुरान ख्यानी यानी कि इसे कुरान का ये पूरा ज्ञान था। कुरान का इसे पूरा ज्ञान था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ध्यान रखिएगा, इसे लाख बख्श और कुरान ख्यानी भी कहा जाता है। राजधानी ऐबक के समय लाहौर और इल्तुतमिश के समय दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का जो राजधानी था ऐबक के समय लाहौर था और इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली ला दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अंतिम शासक पूछेगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो क्यूमर्स है। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है और यह कैकुबाद का पुत्र था। क्यूमर्स कैकुबाद का पुत्र था। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका और इनका जो शासन काल था ये 1236 से लेकर 40। पूछेगा ये दिल्ली की सबसे पहली महिला शासिका कौन थी? तो
रजिया सुल्तान, ये 1236 से लेकर 1240 तक शासन की थी। उसके बाद है मुगल काल के दौरान छवि चित्रकारी, मुगल काल के दौरान छवि चित्रकारी और यूरोपीय प्रभाव किसके समय अपने चरम पर पहुंचा था? तो मुगल काल के दौरान बताना है छवि चित्रकारी यानी कि पेंटिंग और यूरोपीय प्रभाव किसके समय अपने चरम पर था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। आप सभी को पता है जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब जान लेते हैं मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला से काफी सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखो, हुमायूं के समय फारस से मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लाया गया था। ये दोनों क्या थे? तो चित्रकार थे, ठीक ना। तो ये हुमायूं के समय के ध्यान रखिएगा चित्रकार कौन था? तो भारत से आए थे कौन? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब्दुल समद, ध्यान रखिएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे। उसके बाद अकबर के काल के चित्रकार। तो चित्रकला का व्यवस्थित रूप प्रमुख चित्रकार दशवंत और बसावन, ध्यान रखिएगा दशवंत और बसावन ये किसके समय के प्रमुख चित्रकार थे? तो अकबर के समय के, अकबर के समय के। अब देखिए प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य क्या था? तो हजनामा, जिसे कि चित्रों का संग्रह कहा जाता था। तो दशवंत और बसावन का जो प्रमुख कार्य क्या था? तो हजनामा था। इसमें क्या था? तो चित्रों का संग्रह था। तो ऐसे आप लोग को ध्यान रखना है कि जो चित्रकार थे और उनके समय कौन सुल्तान था। तो हुमायूं के समय कौन कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुल समद, और अकबर के समय दशवंत और बसावन। उसके बाद जहांगीर के काल, जहांगीर के काल को चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर खुद एक बड़ा पारखी था, यानी कि चित्र देखकर चित्रकार का नाम बता सकता था। ये जो जहांगीर था, इसके दरबार में जो चित्रकार रहते थे तो उनके द्वारा बनाया गया पेंटिंग को ये देखकर बता देता था कि ये किसने बनाया है। विशेषता, शिकार के दृश्य, प्राकृतिक चित्रण और छवि चित्रण क्या होते थे? तो शिकार के दृश्य और प्राकृतिक चित्रण और छवि चित्रण इस समय बनाए जाते थे। प्रमुख चित्रकार पूछेगा जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। और ये पक्षी विशेषज्ञ थे। ये जो थे ये पक्षी विशेषज्ञ यानी कि पक्षियों का चित्र बनाते थे। कौन? तो उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। इन्हें नादिर अल असर भी कहा जाता था, नादिर उल असर। उसके बाद अबुल हसन, अबुल हसन, अबुल हसन को नादिर अज जमा कहा जाता है, अबुल हसन। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय के कौन कौन था? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। शाहजहां का काल, शाहजहां के काल चित्रकला में सोने और भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग शुरू हुआ। शाहजहां के काल में चित्रकला में क्या हुआ? तो सोने और भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग शुरू हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद औरंगजेब के समय का चित्रकला, औरंगजेब के समय के चित्रकला की बात करें तो चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर प्रतिबंधित कर दिया और इसके बाद चित्रकार जो था ये क्षेत्रीय राज्यों कांगड़ा राजधानी शैली की ओर चले गए। तो औरंगजेब ने क्या किया था? तो चित्रकला पर प्रतिबंध लगा कर दिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब था। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा जहांगीर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जहांगीर से रिलेटेड था, ठीक ना। तो जहांगीर का जो मूल नाम था सलीम था, जहांगीर का मूल नाम सलीम था और यह अकबर का पुत्र था। जहांगीर कौन था? तो अकबर का पुत्र था। इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। न्याय का जंजीर, आगरा के किले में सोने की न्याय का जंजीर लगवाई थी। आगरा के किले में सोने के न्याय का जंजीर किसने लगवाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख चित्रकार, इनके दरबार में कौन रहता था? तो उस्ताद मंसूर, ये पक्षियों का चित्र बनाता था, और अब्दुल हसन ये व्यक्ति का चित्र बनाता था, ठीक ना। उसके बाद नूरजहां, नूरजहां मेहरुनिशा, नूरजहां को मेहरुनिशा भी कहा जाता था। पत्नी और शासन पर गहरा प्रभाव नूरजहां गुट, जिसे जुनता कहा जाता था, का वर्चस्व था। तो
जहांगीर का जो कहने का मतलब है कि जहांगीर पर सबसे गहरा प्रभाव किसका था, तो नूरजहां का, ठीक ना। जहांगीर पर सबसे गहरा प्रभाव किसका था, तो नूरजहां का, यानी कि इसकी पत्नी कौन थी, तो नूरजहां थी। उसके बाद विदेशी यात्री, जहांगीर के समय विदेशी यात्री कौन आए थे, तो कैप्टन हॉकिंस, ध्यान रखिएगा कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के समय विदेशी यात्री आया था। कब, तो 1608 में। सर थॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में भी आया, दरबार में ही आया था 1615 में। और इसके दरबार में आए ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु, ये दरबार में किस लिए आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का परमिशन के लिए। कौन आया था, तो थॉमस रो। थॉमस रो, ध्यान रखिएगा, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो 1615 में। और कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। सिख धर्म, सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने वाला शासक कौन था, तो जहांगीर, ध्यान रखिएगा। सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड कौन दिया था, तो जहांगीर ने। इसकी आत्मकथा को तुर्जुक ए बाबरी कहा जाता है, जो कि फारसी भाषा में है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर की आत्मकथा को तुर्जुक ए जहांगीरी कहा जाता है, जो कि फारसी भाषा में है। मकबरा, इसके मकबरा जो है ये शहदरा में है, जो कि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। शहदरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिए, जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। स्थापत्य, एतमादु दौला का मकबरा पहली बार पिता द्वारा कीमती पत्थरों की जड़ाई की प्रयोग, पहली बार पितरादुरा यानी कि कीमती पत्थरों का जड़ाई का प्रयोग किसमें किया गया था, तो इतमादुद्दौला का मकबरा के लिए, ठीक ना। ये जहांगीर के समय में बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है हम लोगों का, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं किस तकनीक से बनाई जाती है। चोल काल में जो निर्मित नटराज के आप लोग प्रतिमाएं सुने होंगे चोल काल के, वो किस तकनीक से बनाई जाती थी। ऑप्शन ए है सैंड कास्टिंग, ऑप्शन बी है लुप्त मोम तकनीक, ऑप्शन सी है नक्शीदार पत्थर, और ऑप्शन डी है मिट्टी का सांचा। ठीक, तो सैंड कास्टिंग मतलब कि जो बालू होता है उसमें ढांचा बनाकर जो बनाया जाता है किसी कोई प्रतिमा, तो उसे क्या कहा जाता है, तो सैंड कास्टिंग कहा जाता है। उसके बाद लुप्त मोम तकनीक, यानी कि मोम को पिघलाकर उसको ढांचा देकर जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उसे लुप्त मोम तकनीक कहा जाता है। और नक्शीदार पत्थर, आप सभी को पता ही होगा, जो नक्शीदार पत्थर का ढांचा होता है उससे भी प्रतिमाएं बनाई जाती है, और मिट्टी का सांचा भी बनाया जाता है। तो जो नटराज और कहाँ से प्रतिमाएं है, ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब देखिए वंश, तो ये चोल काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकृति था। ये जो मोम लुप्त तकनीक था, ये चोल काल का सर्वश्रेष्ठ तकनीक था। और इसमें धातु कांसा का प्रयोग किया जाता था, और निर्माण की लुप्त मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता था, तो कांसा का, ध्यान रखिएगा। मुद्रा, तांडव नृत्य सृजन और विनाश का प्रतीक, ये किस मुद्रा में, ये जो नटराज का प्रतिमा है ये कैसा होता था, तो तांडव नृत्य को दर्शाता था, और इसे सृजन और विनाश का प्रतीक माना जाता है। सृजन और विनाश का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक और अर्थ, दाहिनी ऊपरी हाथ में क्या होता था, डमरू, जिसे सृष्टि का सृजन कहा जाता है। डमरू का अर्थ होता था क्या, जो दाहिने हाथ में डमरू का अर्थ क्या है, तो सृष्टि का सृजन। उसके बाद बाया ऊपरी हाथ का अर्थ क्या है, जिसमें कि अग्नि है, ये विनाश का प्रतीक है। बाया, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो प्रतिमा है नटराज की प्रतिमा, उस पर ये सारी चीजें हैं, उसका प्रतीक हम लोग जान रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद दाहिनी निचला हाथ में ये अभय के मुद्रा में है, और इसे क्या, आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है, ठीक ना। आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है दाहिनी निचला हाथ। उसके बाद बायां निचला हाथ जो है, इसमें गजहस्त मुद्रा, ये जो है गजहस्त मुद्रा है में है, और इसे मोक्ष की ओर संकेत करता है।
ये जो बायां निचला हाथ है ये गजहस्त मुद्रा में है और यह मोक्ष की ओर संकेत करता है। अब पूछेगा पैर के नीचे, पैर के नीचे अपस्मार, अपस्मार मतलब होता है क्या, तो अज्ञानता और अहंकार का राक्षस जो दबा हुआ है। उसके बाद चारों ओर ज्वालाओं का घेरा, इस मूर्ति के चारों ओर जो ज्वालाओं का घेरा है उसे प्रभा मंडल या फिर ये जो हम लोग का सौर मंडल है उस चीज को दर्शाता है। विशेष भगवान शिव को नृत्य के देवता के रूप में दर्शाया गया है। इसमें भगवान शिव को क्या नृत्य के देवता के रूप में दर्शाया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए चोल वंश के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि चोल वंश की बात हो रही है तो चोल वंश के बारे में जानना हम लोग को जरूरी है। तो जो चोल वंश था इन लोगों ने शासन किया था 850 से लेकर 1279 तक, 850 से लेकर 1279 तक। अब देखिए इसके संस्थापक कौन था, तो विजयालय, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और इसकी राजधानी पूछेगा तो तंजौर या फिर तंजावुर हो जाएगा। चोल वंश का राजधानी क्या हो जाएगा, तंजौर या तंजावुर। अब देखिए राजा राज प्रथम, यह चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजा राज प्रथम चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और बृहदेश्वर का मंदिर जो तंजौर में बनवाया गया है किसके द्वारा, राजा राज प्रथम द्वारा। और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता था कौन, तो राजा राज प्रथम ने। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को कौन जीता था, तो राजा राज प्रथम ने। बृहदेश्वर के मंदिर तंजौर में कौन बनवाया था, तो राजा राज प्रथम ने। उसके बाद राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोल की उपाधि ली, पूरे श्रीलंका को जीता और नौसेना का विस्तार किया। ध्यान रखिएगा नौसेना का विस्तार कौन किया था, तो राजेंद्र प्रथम। और गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की, तो राजेंद्र प्रथम। पूरे श्रीलंका को कौन जीता था, तो राजेंद्र प्रथम। लेकिन श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को सिर्फ कौन जीता था, तो ये राजा राज प्रथम ने। नौसेना का विस्तार किसने करवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। इसका प्रशासन, अपनी मजबूत नौसेना और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध, ये जो चोल काल है, चोल वंश, ये अपनी मजबूत नौसेना और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब आप लोग समझते हैं जो हम लोग का पंचायती व्यवस्था है, तो उस टाइप की व्यवस्था के लिए क्या था कि चोल वंश प्रसिद्ध था और नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल काल में ग्राम प्रशासन यानी कि पंचायत व्यवस्था का विस्तृत जानकारी देता है। उत्तर मेरूर अभिलेख, ध्यान रखिएगा उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये चोल काल के ग्राम प्रशासन यानी कि पंचायत व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। उसके बाद स्थापत्य कला, चोल काल के स्थापत्य कला की बात करें तो द्रविड़ शैली के मंदिर और नटराज की कांस्य प्रतिमा, तो जो अभी क्वेश्चन ही था नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये किससे संबंधित है, तो चोल वंश के। और ये लोग जो मंदिर बनवाते थे द्रविड़ शैली में, ठीक ना, द्रविड़ शैली में। भूमि माप, चोल राजाओं ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया था, ठीक ना। चोल काल में सबसे पहले विस्तृत और क्या हुआ था कि भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण चोल काल में ही हुआ था। चोल काल में भूमि मापने की मापक इकाई को वेली कहा जाता था। ध्यान रखिएगा चोल काल में भूमि मापन की इकाई को क्या कहा जाता था, बेली कहा जाता था। क्या, बेली कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने वाला पहले यूरोपीय कौन था। भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने वाला पहले यूरोपीय कौन था, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने वाला जो पहला यूरोपीय था वो था पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो अब हम लोग देखते हैं कौन जो यूरोपीय थे अपना कौन सबसे पहले फिर उसके बाद फैक्ट्री को स्थापना किए थे। देख लो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनकी पहली फैक्ट्री। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या किया था, तो 1498 में पहली फैक्ट्री इन लोगों ने कहाँ पर, तो 1503 में कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने 1498 में पहली फैक्ट्री कोचीन 1503 में स्थापित किया था। और वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा जो था ये पहला पुर्तगाली यात्री था। अंग्रेज अंग्रेज 1600 में अपनी अस्थायी फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में, लेकिन 1611 और 11 में और पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में। तो देखिए अंग्रेज जो थे ये 1600 ईस्वी में सबसे पहले अस्थायी फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में, और 1611 में, एक सेकेंड
ये जो डेट दिया हुआ है ना, यहाँ पर पुर्तगाली, उसके बाद 1498, यहाँ पर अंग्रेज और 1600, उसके बाद डच 1602 और 1616 डेनिश 1616, उसके बाद फ्रांसीसी 1664। तो ये जो है डेट जो ये वाला है ना, ध्यान रखिएगा, ये इन लोगों के आगमन का डेट है, ठीक ना। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे, और ये लोग फैक्ट्री अपना कोचीन में 1503 में सबसे पहले बनाए, ठीक। उसके बाद अंग्रेज भारत 1600 में 1600 ईस्वी में आया था, और ये पहला अस्थायी फैक्ट्री जो है कि मुंशीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया, और पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित किया था। उसके बाद डच डच जो थे ये 1602 में भारत आए थे, और ये अपना पहली फैक्ट्री मुंशीपट्टनम 1605 में स्थापित किए थे। डचों ने अपना पहली फैक्ट्री मुंशीपट्टनम में 1605 में स्थापित किए थे। उसके बाद डेनिश डेनिश कब आए थे, तो 1616 में भारत आए थे, और इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री तरावनकोर यानी कि तंजावुर में 1620 में स्थापित किया था, ठीक है। डेनिश लोगों ने 1616 में आए थे भारत, लेकिन 1620 में अपना पहली फैक्ट्री त्रावणकोर यानी कि तंजावुर में किया था। उसके बाद फ्रांसीसी फ्रांसीसी लोग 1664 में भारत आए थे। फ्रांसीसी जो थे ये 1664 में भारत आए थे, और इन लोगों ने पहली फैक्ट्री सूरत यानी कि 1668 में, पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने सूरत में कब बनाई स्थापित की थी, तो 1668 में। अब देखिए इन लोगों का आने का क्रम, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, तब फ्रांसीसी, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा पुर्तगाली, लेकिन इन लोग का फैक्ट्रियों का स्थापित करने का क्रम अलग है, ठीक ना, और आने का क्रम अलग है। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये है फैक्ट्री स्थापित करने का क्रम, और ये जो है ये है भारत आने का क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे बाद में फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायती राज का गठन का निर्देश दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में पंचायती राज का गठन किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 40 में क्या है कि पंचायती राज का वर्णन है। अब देखिए पंचायती राज से संबंधित चीजें हम लोग देखते हैं। तो संवैधानिक अधिकार, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था। आप सभी को पता है ना, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में, और इसी के तहत क्या होता है, पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया था। अब देखिए भाग, ये संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया था क्या, तो पंचायती राज, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। पंचायती राज का अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। अनुसूची अनुसूची ये 11वें अनुसूची का है, ठीक। पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची से संबंधित है, और इसमें कुल 29 विषय है, ठीक ना। कुल कितने, तो कुल 29 विषय दिए गए हैं। लागू होने का तिथि, पंचायती राज लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, ठीक ना, रिपन। ये कब किया था, तो 1882 में, 1882 में। तो भारत में ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन है। और शुरुआत, इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी, ठीक। तो सबसे पहले लागू कहां पर हुआ था, शुरुआत कहां से हुआ था, लागू तो हो गया था 24 अप्रैल 1993 को, एक सेकेंड, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत की थी। अच्छा, जो ये 24 अप्रैल 1993 है, ये पूरे भारत में लागू हुआ था इस दिन को, ठीक ना। लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 से ही जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहां से, तो राजस्थान के नागौर जिले से। गांधीवादी दर्शन, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश है। ये जो अनुच्छेद 40 है, इसे गांधीवादी दर्शन माना जाता है, ठीक ना।
क्योंकि गांधी जी चाहते थे स्थानीय स्वशासन को, वो मानते थे और चाहते थे कि पूरे भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था हो। अब देखिए महत्वपूर्ण समितियां, पंचायती राज से संबंधित समितियां हम लोग देख लेते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और ये त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, ठीक ना। जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है, इसका सिफारिश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। तो ध्यान रखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति। गठन 1957। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन हुआ था और ये द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित कौन है? तो अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977 में हुआ था। जेबीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ था और यह बिना जड़ का घास यानी कि प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। ये जेबीके राव प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पहली सिफारिश थी। एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की पहली सिफारिश इसी समिति ने किया था, एल एम सिंघवी समिति। अब देखिए त्रिस्तरीय ढांचा में क्या होता है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्या होता है? ग्राम पंचायत, जिसे मुखिया या सरपंच, और ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद। ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय ढांचा यही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय ढांचा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। त्रिस्तरीय ढांचा। मुख्य नियम, तो देखिए जो पंचायती राज का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, आप सभी को पता है। और विघटन होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। विघटन होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, पंचायती राज के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित है और बिहार जैसे राज्यों में 50%। इसमें संविधान में महिलाओं के लिए 1/3 भाग सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में क्या है कि 50% आरक्षण दी हुई है पंचायती राज व्यवस्था में। चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसका चुनाव करवाया जाता है। वित्त, राज्य वित्त आयोग द्वारा धन का बंटवारा किया जाता है, यानी कि पंचायती राज वित्त का बंटवारा जो करता है राज्य वित्त आयोग करता है और चुनाव इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहां पेश किया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहां पेश किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त सत्र में, उच्चतम न्यायालय में। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें, ठीक ना। उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें, तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है उनसे संबंधित चीजें का जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है, ठीक ना। राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद पढ़ना होता है अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक। अब आइए पदों का स्रोत, यानी कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्थान, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। अब देखिए योग्यता, यह भारत के नागरिक हो, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो भारत के नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और देखिए चुनाव एवं शपथ है, तो चुनाव निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के
सभी सदस्य और निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों के सदस्य जो कि निर्वाचित भी जो हुए रहते हैं और जो मनोनीत, आप सभी को पता है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन पूछेगा कि क्या राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं? नहीं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधि, इनका जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा चुनाव कराया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत। ये क्या है आप सभी को पता है? ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत। तो देखिए, मान लो 4 राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, ए बी सी और डी, ठीक ना, ए बी सी और डी, ये 4 मुख्यमंत्री 4 उपराष्ट्रपति हैं। अब मान लो एक व्यक्ति वोट देने का गया, ठीक ना, ये आप लोग को इस विधि को बता रहा हूं, एक व्यक्ति वोट देने गया तो इस पर प्रायोरिटी के हिसाब से अपना वोट देना होता है। यानी कि आप एक नंबर पे किसको रखना चाहते हो, ठीक ना, मान लो आप एक नंबर पे ए को रखना चाहते हो, ठीक ना, ए को एक नंबर पे रखना चाहते हो, उसके बाद 2 नंबर पे रखना चाहते हो सी को, उसके बाद 3 नंबर पे रखना चाहते हो बी को, उसके बाद 4 नंबर पे रखना चाहते हो डी को। ठीक, मतलब आप चाहते हो कि सबसे पहले आप चाहते हो ए को 1 नंबर दिए क्योंकि आप चाहते हो कि ए उपराष्ट्रपति बने। अगर आपने सोचा कि ये नहीं बनेंगे तो ये सी को बनना चाहिए, और ये नहीं बनते हैं तो बी को बनना चाहिए, और डी नहीं बनते हैं बी नहीं सी नहीं बनते हैं तो डी को बनना चाहिए। तो इस प्रकार आपने वोट करके आया। फिर दूसरा व्यक्ति गया तो वो क्या किया कि बी को 1 नंबर पे रखा और ए को 2 नंबर पे रखा, सी को 3 नंबर पे रखा और डी को 4 नंबर पे रखा। तो ऐसे वो जाकर वोट कर दिया। तो इसी प्रकार सभी जाकर अपना अपना वोट देते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि 1 नंबर पे सबसे ज्यादा किसको रखा गया है, ठीक ना, इसमें से 1 नंबर पे सभी प्रतिनिधियों द्वारा यानी कि सभी सदस्यों द्वारा किसको रखा गया है, वही क्या होते हैं कि ये चुनाव के विजेता होते हैं। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए शपथ, शपथ इसका राष्ट्रपति और या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। इनका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है और इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। महाभियोग उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुख्य कार्य एवं शक्तियां, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक ना, अनुच्छेद 64 के तहत ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए सामान्य वोट नहीं देता, समानता वोट नहीं देता, लेकिन बराबर की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक ना। ये जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए कोई विधेयक पर ये अपना वोट नहीं देते, लेकिन जब मामला बराबर का हो जाए तो ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अनुच्छेद 65 के तहत। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर अधिकतम 6 महीने तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं और उसी को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखिए वेतन, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन 4 लाख मिलता है, ठीक ना। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस लिए मिलता है? तो ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसके लिए इनको वेतन दिया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है। ठीक, अब पूछेगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। अच्छा, ये अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो है ये हट गए हैं। कौन है अभी? तो सीपी राधाकृष्णन जो कि 15वें हैं, सीपी एकमात्र मृत्यु, यानी कि उपराष्ट्रपति
कार्यकाल के दौरान एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका की मृत्यु हुआ है, वो है, उनका नाम है कृष्णकांत। ठीक ना, कृष्णकांत को पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1934 में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, एम.एन. रॉय। तो बताइए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक ना, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका स्थापना जो हुआ था मई 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो मई 1934 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो पटना बिहार में। और पहली बैठक लेकिन औपचारिक गठन अक्टूबर 1934 में बंबई सम्मेलन में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है, तो ये जो इसकी पहली बैठक हुआ था कहां पर हुआ था? तो पटना बिहार में हुआ था। लेकिन औपचारिक गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1934 में बंबई सम्मेलन में इसका औपचारिक गठन हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकृति, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर की एक समाजवादी गुट के रूप में कार्य करती थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी गुट के रूप में कार्य करती थी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के नीतियों को समाजवादी दिशा देना और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करना और किसानों मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के नीतियों में समाजवादी दिशा देना। ठीक ना, समाज के लिए भलाई का दिशा देना इसका उद्देश्य था। और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करना और किसानों और मजदूरों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये सभी सोशलिस्ट पार्टी के क्या था? लक्ष्य उद्देश्य था। प्रमुख संस्थापक एवं नेता, तो इसके प्रमुख संस्थापक और नेता कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक, और इस प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अब पूछेगा इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक ना, अध्यक्ष वो थे आचार्य नरेंद्र देव और ये महासचिव जयप्रकाश नारायण। अन्य प्रमुख नेता तो राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी अन्य प्रमुख नेता थे। महत्वपूर्ण भूमिका, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर नेतृत्व किया था। तो इस पार्टी के जो नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रूप से क्या किया था कि इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पत्रिका कांग्रेस सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट पार्टी का पत्रिका कौन है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन शामिल थे? 1885 के स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था कहां पर? 1885 में स्थापित हुआ था। इसके जो संस्थापकों में शामिल थे कौन? तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। तो आइए आप लोगों को बंबई प्रेसिडेंसी के बारे में सारी चीजें का रिवीजन करवाते हैं। तो देखिए इसका स्थापना जो हुआ था जनवरी 1885 में मुंबई में हुआ था। बंबई एसोसिएशन का स्थापना कहां पर हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कहां पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था जनवरी 1885 में। संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। इन्हें बॉम्बे के 3 रत्न भी कहा जाता है। इन्हें बॉम्बे के 3 रत्न किस किस को कहा जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना और सरकारी नीतियों को आलोचना करना। ठीक ना, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगाना और सरकारी नीतियों को आलोचना करना।
पृष्ठभूमि, यह बॉम्बे एसोसिएशन 1852 की जगह बनी थी क्योंकि यह निष्क्रिय हो गई थी। तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, ये बॉम्बे एसोसिएशन जिसका की गठन 1852 में हुआ था, उसी जगह पर इसका गठन किया गया था। ठीक ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलता जुलता है, बॉम्बे एसोसिएशन के जगह पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ला दिया गया। ठीक। और महत्व, इस संस्था ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मेजबानी और आयोजन का मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इस संस्था ने क्या किया था, तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें मेजबानी और आयोजन का मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य मुद्दा, इल्बर्ट बिल विवाद और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाना। इस ये क्या किए थे, तो इल्बर्ट बिल विवाद और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 के चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1937 में हुए चुनाव के जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था, उनका नाम था मोहम्मद यूनुस। अब देखिए 1937 में हुए चुनाव के सारी चीजें आप लोगों को मैं बताता हूं। जैसे 1937 के चुनाव के परिणाम, 1937 के चुनाव के परिणाम क्या निकले थे, तो कुल सीटें बिहार विधानसभा में 152 सीटें थी। जब 1937 में चुनाव हुआ था तो बिहार में कुल 152 सीटें थी। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल 98 सीटों पर जीत के साथ बहुमत प्राप्त किया था। तो 152 सीट में से 98 सीट कौन जीता था, तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसका नेतृत्व बैरिस्टर मोहम्मद यूनिस कर रहे थे। ठीक ना, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसका नेतृत्व कौन किया था, तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनिस। अब देखिए मोहम्मद यूनिस का अंतरिम मंत्रिमंडल कब से कब तक था, जुलाई 1937। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने 1 अप्रैल 1937 को शपथ ली और उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री या प्रीमियर कहा जाता था। जब ये 1937 का चुनाव हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री के पद को क्या कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री या प्रीमियर कहा जाता था। और इन्होंने कब शपथ ली थी मोहम्मद यूनिस ने, 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। स्थिति, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने से इनकार करने के बाद राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी को नेता को आमंत्रित किया। तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कांग्रेस ने जब सबसे ज्यादा सीट जीती थी तो यूनिस क्या हुआ कि ये मुख्यमंत्री कैसे बन गए। तो कांग्रेस के इनकार के बाद राज्यपाल ने क्या किया कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित किया, और जो दूसरी बड़ी सबसे पार्टी थी ये यूनिस की ही पार्टी थी। तो यूनिस को क्या कर दिया गया, बिहार का उस टाइम पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। मंत्रिमंडल के सदस्य अब्दुल बहाव खान को राजस्व मंत्री बनाया गया। अब्दुल बहाव खान को राजस्व मंत्री बनाया गया। और कुमार अजीत सिंह देव को स्थानीय स्वशासन मंत्री बनाया गया। स्थानीय स्वशासन मंत्री किसको बनाया गया, तो कुमार अजीत सिंह देव को क्या बनाया गया, तो स्थानीय स्वशासन मंत्री बनाया गया। अब देखिए गुरु सहाय लाल को नदी विकास मंत्री बनाया गया। गुरु सहाय लाल को नदी विकास मंत्री बनाया गया। श्री कृष्णा सिंह का प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल जुलाई 1937 से लेकर अक्टूबर 1939 तक था। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 जुलाई 1937 को क्या किया था, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। प्रमुख सदस्य एवं विभाग, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री, ये जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे प्रधानमंत्री थे, और इन्हें बिहार केसरी के नाम से
ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के निर्माता। डॉक्टर सैयद मोहम्मद, ये शिक्षा एवं विकास मंत्री। जगलाल चौधरी, ये लोक स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री यानी कि एक्साइज मंत्री। जगलाल चौधरी लोक स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री थे। अन्य महत्वपूर्ण पद, रामदयालु सिंह विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्रो अब्दुल बारी, ये विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। राजीव रंजन प्रसाद, ये विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। ये राजीव रंजन जो थे ये विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। उसके बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं त्याग पत्र, राजनीतिक बंदियों के रिहाई, इस मुद्दे पर सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण फरवरी 1938 में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में समझौता हुआ। और त्याग पत्र 1939, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को बिना सहमति शामिल करने के विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, तो इधर जो हुआ था राजनीतिक बंदियों की रिहाई, जो नेताओं को बंदी बनाया गया था, तो उसकी रिहाई के लिए क्या हुआ था कि सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण 1938 में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति से शामिल करने के विरोध में 31 अक्टूबर 1939 को पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? आप सभी को पता है कि बिहार है। ठीक, बिहार जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब देखिए 2011 की जनगणना को हम लोग देख लेते हैं। तो नारा पूछेगा यानी कि मोटो 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए क्रम, यह भारत का 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना था। भारत का ये 15वीं जनगणना और भारत स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना था। इसका शुभंकर जो था ये प्रगणक था। शुभंकर क्या था? प्रगणक था। शिक्षिका, सॉरी प्रगणक शिक्षिका, ये यहाँ पर होगा प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, जो विश्व का 17.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था? तो 121.08 करोड़, जो विश्व का 17.5% था। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि और घनत्व, दशकीय वृद्धि दर 2001 के जनगणना के बाद 2011 में 17.7% का वृद्धि दर दर्ज किया गया था। ठीक ना, 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.7% का वृद्धि दर दर्ज किया गया था। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या मतलब क्या होता है? तो एक वर्ग मीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो भारत के प्रति वर्ग मीटर में कितना? तो 382 लोग निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? 382 हुआ। सर्वाधिक घनत्व बिहार का है, तो यहाँ पर 1106 लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितना लोग रहते हैं? तो 1106 लोग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के अंदर मात्र 17 लोग ही रहते हैं। लिंगानुपात भारत का औसत लिंगानुपात जो है ये 943 है प्रति 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं का स्थिति को लिंगानुपात कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भारत में 1000 पुरुष पर कितने? तो 943 महिलाएं ही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल में है, जहाँ पर 1084 यानी कि पुरुष से 84 महिलाएं अधिक है। और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, जो कि 879। तो सोचो 1000 पुरुष पर मात्र वहां पर 879 ही महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या किया जाता है? इसमें गणना किया जाता है। तो ये 919 है, यानी कि जो शिशु लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 919 क्या है? महिला है। जो सबसे कम इसमें भी हरियाणा का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का ही है। साक्षरता दर, भारत का कुल साक्षरता दर
73%, यानी कि भारत में कुल 73% लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें पुरुष जो हैं ये 80.9% पढ़े लिखे हैं, लेकिन महिला जो है मात्र 64.6% ही पढ़ी लिखी हैं। अब देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता यानी कि सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन है, तो केरल। यहाँ पर 94% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, यहाँ पर मात्र 61.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उसके बाद पूछेगा नकारात्मक वृद्धि दर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो आप सभी को मैं बता दूं, एकमात्र ऐसा नागालैंड राज्य था जहां पर की जनसंख्या में क्या हुई थी कि कमी आई थी। यहाँ पर 0.58% जनसंख्या में क्या हुई थी कि कमी आई थी। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा प्रतिशत में तो गोवा हो जाएगा, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। SC/ST जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा SC/ST की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। SC ध्यान रखिएगा, और ST का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, SC सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और ST सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का विशाल मैदान किस श्रेणी में आता है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण हुआ था उसके अनुसार भारत का विशाल मैदान किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए है AW, AMW, CWG और BSHW। तो अभी आप सभी इसमें जो AW, ASWG ये सभी जो वर्ड लिखा हुआ है या फिर क्या बोलते हैं कि लेटर लिखा हुआ है, सबका मतलब आप लोग को बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CWG। जो भारत का विशाल मैदान का क्षेत्र है उसे CWG श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, CWG श्रेणी। अब देखिए इसका वर्गीकरण कैसे हुआ था। अभी आप लोगों को कोपेन का जो वर्गीकरण हुआ था, जलवायु वर्गीकरण, उसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। तो कोपेन ने दुनिया की जलवायु को बांटने के लिए 3 चीजों का आधार बनाया। कोपेन क्या किया कि दुनिया की जलवायु को बांटने के लिए 3 चीजों का आधार बनाया। क्या, तो औसत तापमान, औसत वर्षा और वनस्पति। ठीक ना, उस क्षेत्र के औसत तापमान और औसत वर्षा और औसत वनस्पति को क्या बनाया, तो आधार बनाया, और इसी आधार पर क्या किया कि वो जलवायु का वर्गीकरण किया। अब देखिए, उसने 5 श्रेणियों में बांटा। ठीक ना, 5 श्रेणियों में बांटा, जिसे हम ABCD का प्रयोग किया था। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर साल भर गर्मी और भारी वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, ए का मतलब आप लोग समझिए क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय यानी कि यहाँ पर साल भर गर्मी और बारिश होती है। बी का मतलब होता है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जो रेगिस्तान। बी का मतलब होता है शुष्क यानी कि ड्राई, यानी जो रेगिस्तान क्षेत्र है उसे बी से दर्शाया है। सी जो होता है कोष्ण शीतोष्ण। कोष्ण शीतोष्ण इसका मतलब होता है यहाँ पर हल्की सर्दी वाली जगह। ठीक ना, हल्की सर्दी वाली जगह, यहाँ पर ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, तो कोष्ण शीतोष्ण। उसके बाद डी है शीत हिम वन। शीत हिम वन को डी से दर्शाया है, जिसमें क्या होता है कि कड़ी सर्दी वाली जगह, यहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसके बाद ई, ये ध्रुवीय क्षेत्र। ई को ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र को ई से दर्शाया है जहां पर बर्फ से ढकी जगह, जैसे लद्दाख और अंटार्कटिका। बर्फ से ढकी जगह को ई से दर्शाया है। ठीक, और यह लद्दाख और अंटार्कटिका में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, भारत के संदर्भ में कोपेन का वर्गीकरण। भारत के संदर्भ में कोपेन का वर्गीकरण, तो भारत को कोपेन ने मुख्य 8 से 9 भागों में बांटा, जिनके कोड अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, कोपेन ने भारत के जलवायु को 8 से 9 भागों में बांटा है। जैसे देखो AMW। ठीक ना, ए का मतलब आप लोग समझ गए क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय होगा, जहां पर कि भारी बारिश होती है। तो देखिए,
मानसून प्रकार, ये AMW भारत के पश्चिमी तट के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो AMW। और यहाँ भारी वर्षा होती है, पश्चिमी तट के क्षेत्र पर भारी वर्षा होती है और इसे AMW श्रेणी में रखा गया है। AMW। AS श्रेणी शुष्क ग्रीष्म, यहाँ ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को इस श्रेणी में रखा गया है और यहाँ सर्दियों में बारिश होती है। शुष्क ग्रीष्म, यहाँ पर क्या है कि सर्दियों में बारिश होती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट को इस श्रेणी में रखा गया है। AW सवाना, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा को इस श्रेणी में रखा गया है, जो AW है। प्रायद्वीपीय भारत को AW के श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद BW HW ये क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और राजस्थान के थार मरुस्थल को इसी श्रेणी में रखा गया है। BW HW थार रेगिस्तान को किस में रखा गया है, तो BW HW। BS और HW ये कैसा क्षेत्र है, तो अर्ध शुष्क और क्या है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सा को इसी श्रेणी में रखा गया है। BSHW के श्रेणी में कहा किसको रखा गया है, तो राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सा को। CWG गंगा के मैदान, ठीक, CWG को ये गंगा के मैदान के क्षेत्र को इस श्रेणी में रखा गया है और उत्तर भारत के विशाल मैदान यूपी बिहार बंगाल, यहाँ मानसून के बाद शुष्क मौसम आता है। मानसून के बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में शुष्क मौसम आता है, तो ध्यान रखिएगा यूपी बिहार और बंगाल को CWG और गंगा के मैदान को CWG श्रेणी में रखा गया है। DFC ये ठंड आर्द्र क्षेत्र है, ठंडा और आर्द्र क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश और सिक्किम को DFC श्रेणी में रखा गया है। DFC श्रेणी में आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को रखा है। ई का मतलब होता है ध्रुवीय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उत्तराखंड, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो बर्फ से ढके होते हैं, ठीक, जिसे ई से दर्शाया गया है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख और उत्तराखंड को ई श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए इसमें W का मतलब क्या होता है, तो विंटर ड्राई, यानी कि सर्दियां सूखी रहती है, यानी कि सर्दियों में बारिश नहीं होती है। एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई, यानी कि गर्मियां सूखी रहती है, जैसे तमिलनाडु, यहाँ पर गर्मियों में बारिश नहीं होती है। और W जिसमें रहेगा वहां पर क्या होगी, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। और F का मतलब क्या होता है, तो फुल ईयर वर्षा, यानी कि सालों भर वर्षा होगा, F का मतलब। तो इस प्रकार कोपेन ने वर्गीकरण किया है, तो आप लोग उसको 1 से 2 बार देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। मेन उसका कोड याद रखना है कि कौन सा क्षेत्र को किस कोड दिया गया है, वही मात्र 8 से 9 है, तो 8 से 9 तो याद ही हो जाएगा आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के सर्वाधिक भूभाग पर। अब सभी मिट्टी के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तर भारत के मैदान यूपी बिहार पंजाब बंगाल में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर भारत के मैदान जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बंगाल क्षेत्र हैं। विशेषता, भारत की सबसे उपजाऊ और सबसे बड़े क्षेत्र में फैली मिट्टी, ठीक ना, ये भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है और सबसे ज्यादा क्षेत्र में यही मिट्टी फैली हुई है। प्रकार, बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है, ठीक, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक, और ये काफी उपजाऊ होती है। खादर जो मिट्टी होती है काफी उपजाऊ होती है। कमी, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक, जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। फसल, इसमें धान गेहूं और गन्ना, धान गेहूं और गन्ना का खेती जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। धान गेहूं और गन्ना यानी कि खरीफ फसल, धान गेहूं गन्ना ये सभी नहीं खरीफ फसल नहीं है, गेहूं तो रबी फसल हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, धान गेहूं और गन्ना ये जलोढ़ मिट्टी का मुख्य फसल है। उसके बाद लाल मिट्टी जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार के एरिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, इस क्षेत्र में कौन मिट्टी पाया जाता है, तो लाल मिट्टी। ये लाल रंग, इसका लाल रंग होने का कारण क्या है, तो लोहे का ऑक्साइड की उपस्थिति। इस मिट्टी में
लोहे के ऑक्साइड का उपस्थिति होता है, इस कारण ये लाल रंग होता है। फसल दलहन, तंबाकू और मोटे अनाज। लाल मिट्टी पर किसका खेती किया जाता है? तो दलहन, तंबाकू और मोटे अनाज का। उसके बाद है काली मिट्टी। उसके बाद क्या है? काली मिट्टी। इसे रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसे रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टाने यानी कि ज्वालामुखी के लावा के टूटने से हुआ है। ठीक, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। ध्यान रखिएगा, रेगुर या कपास मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये पाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए विशेषता। जो काली मिट्टी की विशेषता है, जल धारण करने की क्षमता सबसे सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। फसल कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। ये जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि पश्चिमी घाट, मेघालय और केरल, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। जैसे पश्चिमी घाट, मेघालय और केरल में ये मिट्टी पाई जाती है। प्रक्रिया निछालन प्रक्रिया से बनती है। ये किस प्रक्रिया से बनती है? ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी निछालन प्रक्रिया से बनती है। फसल इस मिट्टी में काजू और चाय, कॉफी और रबर का खेती किया जाता है। काजू, चाय, कॉफी और रबर। काजू, चाय, कॉफी और रबर, लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। उसके बाद मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो भारत में जो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का कृषि किया जाता है। जैसे देखिए अब जूट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका उपनाम, इसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह एक खरीफ फसल है। क्या है कि जूट खरीफ फसल है। उपयोग टाट, बोरिया, रस्सी, कालीन और कपड़े बनाने में, ये सभी तो आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए भौगोलिक दशा, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। गर्म और आर्द्र यानी कि गर्मी भी होना चाहिए और आर्द्र यानी कि वर्षा भी होना चाहिए। इसका तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। इस खेती के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान होना चाहिए। वर्षा वर्षा 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर यानी कि भारी वर्षा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो गर्म और आर्द्र जलवायु क्या होता है? जूट के लिए होता है। उसके बाद देखिए मिट्टी, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या बाढ़ के मैदानों की नई मिट्टी खादर है। हाँ अच्छा, जूट की जो खेती होता है ये जलोढ़ मिट्टी या जो मैदान, बाढ़ के मैदानों में नई मिट्टी जो होती है खादर, उसमें इसकी क्या होती है कि कृषि की जाती है और वहां पर अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद उत्पादन और क्षेत्र, विश्व में स्थान, भारत का जूट में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में भारत जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश। उसके बाद भारत में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है और भारत में कुल जूट का लगभग 70 से 80% यहीं पर होता है। भारत का कुल 70 से 80% जूट कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अन्य राज्य, बिहार का पूर्णिया और कटिहार जिला, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जूट का कृषि किया जाता है। ठीक, उसके बाद बिहार का स्थान, जूट उत्पादन में बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला, बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में जूट की खेती की जाती है
और ये जो बिहार है भारत में जूट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। इसे महत्वपूर्ण संस्थान एवं क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति किस लिए है? तो जूट उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। भारतीय जूट निगम का स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। प्रसंस्करण, रेटिंग, जूट के रेशों को तने से अलग करने के लिए उन्हें पानी में सड़ने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं और इसके लिए साफ और बहते हुए पानी की जरूरत होती है। तो रेटिंग क्या है? तो जूट के रेशे जो होता है उसे तना से अलग करने के लिए पानी में सड़ाने की प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली में निर्मित होती है? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली में निर्मित होती है? तो दक्षिण भारत का आप लोग जानते हैं द्रविड़ शैली, ठीक ना? द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के जो मंदिर बनाए गए हैं ये सभी द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, ठीक। उसके बाद आइए अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के सभी मंदिरों को। तो ये इसकी प्रमुख शैली क्या है? द्रविड़ शैली। इसमें क्या होता है? तो भव्य गोपुरम यानी कि विशाल प्रवेश द्वार होता है, ठीक ना? जो द्रविड़ शैली से मंदिर बनाए जाते हैं इसमें विशाल प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। विमान, ये पिरामिडनुमा शिखर होता है। जो आप लोग गुंबज देखते हैं इन मंदिरों का, ये पिरामिडनुमा होता है। और मंडप, इसमें मंडप होता है। प्रमुख तत्व, मंदिरों के अंदर बड़ा जलाशय होता है, ठीक। द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या होता है कि मंदिरों के अंदर बड़ा जलाशय होता है। अब देखिए दक्षिण भारत के हम लोग मंदिर देखेंगे और कहाँ पर है और किसने बनवाया था वो देखेंगे। देखिए बृहदेश्वर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वर मंदिर इसको कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में है। और इसे राजा राज प्रथम जो कि चोल वंश का शासक था, राजा राज प्रथम, इसने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है और इसे पांडे शासक ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, मदुरै में, और पांडे शासक ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर तमिलनाडु में है और इसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का शासक था। कैलाश नाथ मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर या कांचीपुरम का मंदिर इसे कहा जाता है। ये कांचीपुरम में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है और इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय और पल्लव वंश के शासक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो बनवाया था कैलाशनाथ का मंदिर, ये पल्लव वंश के शासक था। उसके बाद है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसे नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था और यह पूर्वी गंग वंश का शासक था। नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंग वंश का शासक था। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था जो कि उड़ीसा में है। होयसलेश्वर का मंदिर, इसे यह हेलीवुड कर्नाटक में है। होयसलेश्वर का मंदिर हेलीवुड कर्नाटक में है और इसे होयसल वंश के शासक ने बनवाया था। होयसल वंश के शासक ने बनाया था होयसलेश्वर के मंदिर। उसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है और इसे विजयनगर साम्राज्य के शासक ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में है और इसे विजयनगर साम्राज्य के शासक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में कौन सी गैस उच्च दाब पर घुली होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस उच्च दाब पर घुली होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? तो सोडा वाटर में जो उच्च दाब पर गैस घुली होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए सोडा वाटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना? सोडा वाटर यह मुख्य घटक, यह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक। सोडा वाटर जो होता है ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें पानी को उच्च दाब पर CO2 गैस घोलकर बनाया जाता है। पानी में उच्च दाब पर CO2 गैस घोलकर बनाया जाता है जिसे कार्बोनेशन कहा जाता है। इसे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बोनेशन कहा जाता है। बनने वाला अम्ल यानी कि पानी और केका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक। जो अम्ल बनता है ये इसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक। खनिज,
स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड जैसे खनिज मिलाए जाते हैं। इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाया जाता है। प्रकृति, सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 3 से 4 के बीच होता है। तो ध्यान रखिएगा, सोडा वाटर जो है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 3 से 4 होता है। मिश्रण, मिश्रण का प्रकार, यह द्रव्य में गैस के विलयन का उदाहरण है, जहां पानी, विलायक और CO2 विलेय है। ये क्या है कि द्रव में गैस का विलयन का उदाहरण है, द्रव में गैस का विलयन का उदाहरण है, जहां पानी जो है विलायक है और CO2 विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सल्फ्यूरिक अम्ल को औद्योगिक रूप से बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को औद्योगिक रूप से बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हैबर प्रक्रिया, ऑप्शन बी है संपर्क प्रक्रिया, ऑप्शन सी है ओस्टवाल्ड प्रक्रिया और ऑप्शन डी है किण्वन प्रक्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को औद्योगिक रूप से बनाने के लिए संपर्क प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, संपर्क प्रक्रिया। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। तो इसे रसायनों का सम्राट यानी कि अम्लों का राजा आप लोग सुने होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि रसायनों का सम्राट। तेल या थोथा, या फिर इसे तेल या थोथा कहा जाता है। बैटरी, कार और इन्वर्टर की बैटरी में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए, कार और इन्वर्टर की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन का मुख्य कारण यही है, एसिड रेन में का मुख्य कारण यही है। ठीक, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? ताजमहल का जो रंग है वो फीका पड़ रहा है अम्ल वर्षा के कारण ही। खाद, सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरक खाद उर्वरक बनाने में काम आता है। सुपर फॉस्फेट का नाम सुने होंगे आप लोग। तो उस उर्वरक को बनाने का काम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। बनाने की विधि, इसे संपर्क विधि द्वारा बनाया जाता है। यह बहुत प्यासा होता है, लकड़ी या चीनी पर गिरते ही उसे जलाकर कला कर देता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? जब इसे लकड़ी या चीनी पर गिराते हैं तो उसे जलाकर काला कर देता है। और इसे पानी में मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत गर्मी पैदा करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें था सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, तो परमाणु का जो भार होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही निर्भर होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो परमाणु में 3 कण होते हैं, कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक ना? तो अब देखिए पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ये उदासीन होता है या फिर आवेशहीन होता है। एक चीज यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे थे, रदरफोर्ड। जो ये प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम कौन दिया था? तो रदरफोर्ड ने। ध्यान रखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था लेकिन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। उसके बाद नाभिक, परमाणु की संरचना के बारे में बात करें तो इसके नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे कि न्यूक्लियन कहते हैं पाए जाते हैं। ठीक, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा क्वेश्चन में था, और इसे क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक, नाभिक का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा, अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा क्या किया था कि नाभिक की खोज किया था। ठीक, अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा। कक्षा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो प्रोटॉन का नाभिक होता है ना, उसी के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद परमाणु क्रमांक पूछेगा कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर, एक सेकेंड, प्रोटॉनों की संख्या क्या है यहाँ पर? हाँ, परमाणु क्रमांक क्या होता है? आप लोग
कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक सुने हैं तो वो जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आइसोटोप, ये परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। जब कोई तत्व का परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उसे आइसोटोप कहेंगे। लेकिन आइसोबार, जब द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग होगा। जब द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा उसे क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। आइसोटोप किसे कहेंगे? तो परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है आइसोटोप और आइसोबार। उसके बाद मुख्य मॉडल एवं सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु अविभाज्य है। ये सबसे पहले कौन सी इसका सिद्धांत दिया था? तो डाल्टन ने। डाल्टन क्या बताए थे? तो परमाणु अविभाज्य है। ये सिद्धांत कौन दिया था? तो डाल्टन ने। उसके बाद है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ने इसे प्लम पुडिंग या फिर तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ठीक, तरबूज मॉडल, परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था? जिसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहा जाता है, थॉमसन ने दिया था। बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमते हैं। ये किसने बताया था? तो बोर मॉडल। बोर बोर ने बताया था क्या? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक, तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया था? तो थॉमसन ने। परमाणु अविभाज्य है किसने कहा था? तो डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी, नीला, लाल या फिर हरा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। ठीक, आप सभी को पता ही है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। अब देखिए स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। स्पेक्ट्रम क्या है? तो जब सफेद प्रकाश जैसे सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में की एक पट्टी में बट जाता है और इसी रंग की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक, ये प्रिज्म होता है। ठीक ना, कोई प्रकाश हम लोग इस प्रिज्म से गुजारे तो ये 7 रंगों में बट जाता है। ठीक, 7 रंगों में ये क्या होता है कि बट जाता है। इसी 7 रंगों के पट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? ये स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए रंगों का क्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम में रंगों को ऊपर से नीचे की ओर क्रम देखिए कैसे होगा। तो सबसे ऊपर जो होता है स्पेक्ट्रम में ऊपर से ऊपर की ओर इस क्रम में याद रखें, तो सबसे ऊपर जो होता है बैंगनी होता है और ये सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, सबसे ये नीचे से, अच्छा नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर। तो सबसे नीचे जो होता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बैगनी होता है। ठीक, बैगनी। उसके बाद होता है जामुनी। ठीक, उसके बाद क्या होता है? जामुनी, इसे इंडिगो कहा जाता है। उसके बाद होता है ब्लू। ठीक, उसके बाद होता है ब्लू। उसके बाद होता है ग्रीन। उसके बाद होता है ग्रीन। उसके बाद होता है येलो। उसके बाद होता है येलो यानी कि पीला। उसके बाद होता है ऑरेंज और सबसे ऊपर होता है रेड। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन है? तो बैगनी है, सबसे नीचे है इसलिए सबसे ये ज्यादा झुका हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा ध्यान रखना, सबसे अधिक विचलन जो इसमें हो रहा है ये बैगनी का हो रहा है। ठीक, सबसे कम विचलन हो रहा है रेड का, लेकिन सबसे अधिक विचलन हो रहा है बैगनी का। तो ऐसे क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम विचलन होता है रेड का, अधिकतम विचलन होता है बैंगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेड का, लेकिन सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। अब देखिए लाल रंग, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह दूर से दिखता है और खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। ठीक ना, इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसे तो खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। बैंगनी रंग, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा। ठीक, आवृत्ति भी सबसे ज्यादा, विचलन भी सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विक्षेपण, प्रकाश के अपने रंगों में टूटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अपने रंगों में टूटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष, यह प्रकृति बनने वाला सबसे सुंदर स्पेक्ट्रम है। तो विक्षेपण और इंद्रधनुष हम लोग दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे उसको अच्छे से।
अब देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इनमें वे किरणें भी आते हैं जो हमें दिखती नहीं है। ठीक, इनमें क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इनमें वे किरणें आती है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है। उसके बाद एक्स एक्स किरणें, जिसे एक्स रे कहा जाता है, इसे चिकित्सा के में उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण, इसे ओजोन परत इन्हें रोकती है। पराबैंगनी किरण, यही पराबैंगनी किरण है जिस जो हम डायरेक्ट ये सूर्य से आता है, अगर हम लोग त्वचा पर पड़े तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा। और इसको कौन रोकता है, ओजोन रोकता है। दृश्य प्रकाश, जो हमें दिखता है, ठीक, दृश्य प्रकाश, यही ये विवग्योर जो है ना, अभी स्पेक्ट्रम, ये सभी क्या है, दृश्य प्रकाश है। अवरक्त, ये रिमोट कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। अवरक्त रे को रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग, ये मोबाइल और टीवी सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है। ठीक, उप धातु बताना है। ऑप्शन ए है लोहा। उप धातु आप लोग जानते हो ना, उप धातु, तांबा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो आप सभी को पता है सिलिकॉन जो है ये उप धातु है। सिलिकॉन जो है उप धातु है। अब देखिए, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उप धातु कहते हैं। तो जिन तत्वों में धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उप धातु कहा जाता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग रेखा स्थित होते हैं। देखो कौन कौन होता है, तो बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलिरियम, पोलोनियम। तो इन सब के संकेत भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बोरॉन का भी हो जाएगा, सिलिकॉन का SI हो जाएगा, जर्मेनियम का JE हो जाएगा, आर्सेनिक का हो जाएगा AS, एंटीमनी का SB, टेलुरियम का TE, पोलोनियम का PO। तो मात्र 7 ही टोटल क्या है कि आवर्त सारणी में 118 तत्व है ना, उसमें से 7 तत्व जो हैं ये क्या है कि उप धातु है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए सिलिकॉन जो है ये कंप्यूटर चिप्स, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सोलर सेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर और फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर और फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में किया जाता है। एंटीमनी, एंटीमनी का प्रयोग माचिस की तीलियों और सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में किया जाता है। माचिस की तीलियां और सौंदर्य प्रसाधनों बनाने में एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। बोरॉन, बुलेट प्रूफ जैकेट और कांच उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच उद्योग में बोरॉन का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट और कांच उद्योग में किया जाता है। तो हम लोगों का यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, तो आप लोग देखें कि आप लोगों को कितना सीखने को मिला और कितना चीज़ों का रिवीजन हुआ और कितना चीज़ आप लोगों को याद करवा। ठीक, तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में और कितनी सारी चीज़ों का आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एक लाइक लाइक नहीं होता है हमारे लिए हिम्मत होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और क्या बोलते हैं कि वो कुछ करने का हिम्मत देता है। ठीक, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।